आदाब, नमस्कार नाजरीन। प्रोग्राम किताब कायनात के एक नए शुमारे के साथ हाजिर हूँ मैं मुस्तहसन रिजवी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस किताब पर हम गुफ्तगू करेंगे, जिस उर्दू किताब पर हम गुफ्तगू करेंगे, उसका नाम है अवामुन्नास के सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। SM ख़ान साहब की यह किताब है। SM ख़ान साहब इसके मुसन्निफ़ हैं। आज इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में बेहद ही ख़ास मेहमान मिर्ज़ा आरिफ साहब हैं। मिर्ज़ा आरिफ साहब एक मुसन्निफ़ हैं, एक शायर हैं, एक रेडियो TV आर्टिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं और साथ ही साथ इनोवेटर भी हैं। आपके करीब 16 पेटेंट्स हैं जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में हैं। बहुत बहुत खैर मकदम सर आपका। जी शुक्रिया। प्रोग्राम में पहला सवाल जहाँ से शुरुआत करते हैं सर, कि इस किताब को पढ़ते हुए आपका पहला तासुर क्या है? पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा इस प्रोग्राम के लिए, बिलखुसूस ये किताब कायनात प्रोग्राम, बहुत खूबसूरत नाम दूरदर्शन को, और किताब इस प्रोग्राम के तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत खूबसूरत उन्वान से ये प्रोग्राम आप लोगों ने शुरू किया। कलाम साहब के साथ एक राब्ता रहा, बहुत अच्छा राब्ता रहा मेरा जी। और SM ख़ान साहब से भी राब्ता रहा। ये जो किताब SM ख़ान साहब ने अवामुन्नास के सदर, बहुत खूबसूरत उन्वान, और वाकई कलाम साहब न किसी एक आदमी के थे, न किसी एक हुकूमत के लिए थे, न वो किसी एक मज़हब के लिए थे। वो बैनुल अक़वामी शोहरत के मालिक थे और उनके अंदर भी बेपनाह सिफ़ात मौजूद थीं। मीज़ाइल मैन के नाम से वो मशहूर हुए, वो एक दीगर बात है। ये किताब जो SM ख़ान साहब ने ये तहरीर फरमाई कि ये 18 जुलाई 2002 को 11वें सदर, हमारे सदर मुमलिकत APJ अब्दुल कलाम साहब बने। और ये APJ अब्दुल कलाम, जब मेरी पहली मुलाकात हुई और उनकी एक किताब भी बनाई थी, उसका जिक्र हम आगे करेंगे, तो APJ की जो हमें फुल फॉर्म लिखनी थी किताब में, तो मैंने जाके जब कलाम साहब को सलाम किया और मैंने कहा अबुल फ़ाखिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम साहब, तो बहुत चौंक कर उन्होंने मेरी तरफ देखा, क्योंकि ये APJ जो है अब्दुल फ़ाखिर ज़ैनुल आबिदीन, वो एक प्रोनाउंस के साउथ इंडिया के प्रोनाउंसिएशन की वजह से ये था, तलफ़्फ़ुज़ की वजह से बाहर है। तो 18 जुलाई को 2002 में आप 11वें सदर बने और 7 अगस्त को तकरीबन 15-20 दिन 25 दिन बाद ही SM ख़ान साहब ने वहाँ ज्वाइन किया। उससे पहले वो स्पोक पर्सन थे CBI में। तो बड़ी बागोबहार शख्सियत थी SM ख़ान साहब की। दरअसल इस किताब के लिए, जो ये किताब हमारे सामने है, मैं शुक्रिया अदा करूँगा कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का, कि जो SM ख़ान साहब ने ये किताब लिखी वो अंग्रेज़ी ज़बान में थी। जी जी जी। तो काउंसिल ने इसका तर्जुमा कराया। इस किताब के मुतरज्जिम हैं सैयद वजाहत मजहर साहब। जी जी। वजाहत मजहर साहब की जब ये किताब मैं पढ़ रहा था, इतनी खूबसूरती से ट्रांसलेशन किया है कि लगता है कि ये SM ख़ान साहब ने खुद ही लिखी है, क्योंकि मुतरज्जिम का दोनों ज़बानों पे उबूर हासिल करना बड़ा ज़रूरी है। तो जो भी लोग, मैं पहले तासुरी देना चाहूँगा कि कलाम साहब की वो चीज़ें जो उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखी या प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से लिखी गई, उनके बारे में बातें हुई, मीडिया में हुई, रसाइल में, जराइद में, अखबारात में उनके बारे में लिखा गया, उससे सभी लोग वाकिफ़ हैं। लेकिन वो चीज़ें जो एक आदमी 5 साल तक बिल्कुल शाना बशाना साथ चल रहा है हर जगह, वो SM ख़ान साहब थे। तो वो तासुरात जो लिखे गए हैं वो शायद लोगों तक नहीं पहुँचे। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस किताब के लिखने पर भी उनको, अब वो इस दुनिया में नहीं है इत्तेफाक से। तो बहुत उम्दा ये किताब कलाम साहब की शख्सियत पर, जो कलाम साहब को ज़ाती तौर पर जानना चाहें वो इस किताब का मुताला ज़रूर करें। अब अगला सवाल सर, इस किताब के उन्वान के हवाले से, अवामुन्नास के सदर, इसकी रोशनी में आप कलाम साहब की शख्सियत पर कुछ बताइए। कलाम साहब बेपनाह सादा इंसान, और जहाँ वो मुसलमान होने की हैसियत से सुबह उठ के उन्होंने फ़जर पढ़नी है, तो उनका एक तो ये था कि फ़जर के बाद से वो अपना काम शुरू कर दिया करते थे। प्रेसिडेंट हाउस में आने के बाद सबसे पहले जो उन्होंने बात ये कही थी
कि ये जगह जो है काफ़ी उन्होंने तब्दीलियां वहाँ की अपने हिसाब से, और उसके बाद कि जगह जो है ये अवामुल नास के लिए होनी चाहिए। जिसको भी सदर से मिलना है या कुछ और बात जाननी है वो मिल सके, बगैर किसी रोक टोक के, बहुत ज़्यादा बगैर किसी परेशानी के आ सके। इस बात को एहसन खान साहब ने इस तरह लिखा, ये सब बातें उनके था। प्रेसिडेंट हाउस में एक कलाम साहब के बाद ही एक तकरीब थी जश्न आज़ादी की। जी जी। उसमें इज़्ज़त माआब वज़ीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने कलाम साहब से मुलाकात हुई तो कहा भाई कलाम साहब पे आप कुछ लिखिए। तो ये किताब तब एहसन खान साहब ने लिखी। और ये मोदी साहब का कहना, कमाल की शख्सियत है कि उन्होंने एहसन खान साहब से बात कही और उन्होंने किताब लिखी। तो वो सारी अवामुन नास की जो बिलखुसूस बातें हैं, इसीलिए उन्होंने इसका नाम यही रखा कि अवामुन नास के सदर। अब आप ये देखिए कि भुज का जलजला है तो कलाम साहब वहाँ भी खड़े हैं जी। लालू प्रसाद और नीतीश साहब जो थे बिहार से, तो कहीं गए हैं कलाम साहब एक सफ़र के दौरान, मुझे कुछ याद आ रहा है। तो एहसन खान साहब ने बजाते खुद भी ये बात बताई थी कि वहाँ दोनों इत्तेफाक से स्टेशन पे लेने के लिए आए, तो दोनों अलग अलग खड़े थे। तो कलाम साहब ने प्लेटफॉर्म पे उतरते सबसे पहला काम ये किया कि तुम दोनों गले मिलो और हाथ मिलाओ। तो एक अवाम में एक अजीब व गरीब मैसेज गया पूरी जगह। तो अब किसी सैटेलाइट का इफ्तिताह है तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर हैं, कोई कल्चर गैदरिंग है तो वहाँ पर भी हैं। जितने में चाहे वो मजहबी प्रोग्राम हो, समाजी प्रोग्राम हो, सियासत से बहुत दूर रहे। बाकी सारी चीज़ों में हर जगह ये थे, बच्चों के साथ बेपनाह प्यार। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मुस्तकिल एक बात ये कहा करते थे अपने हर लेक्चर में, हर जगह बच्चों को मुखातिब करके कि आप पढ़िए, आला तालीम हासिल कीजिए और मुल्क की तरक्की में हिस्सा लीजिए। और 2004 में उन्होंने मंसूबा बना लिया था 2020 तक का कि मुल्क कहाँ तरक्की पे हमें पहुँचना चाहिए। एक सवाल के जवाब में आपको ये इसमें मुकम्मल हो जाएगा आपका जवाब, मैं समझता हूँ। उनसे किसी ने पूछा कलाम साहब से कि दुनिया का सबसे पहला साइंसदान कौन था, ये बताइए। अच्छा, कलाम साहब की बात ये थी कि कोई अच्छा सवाल किसी ने पूछा है तो बहुत खुश होते थे कि अच्छे सवाल के बाद उनको जवाब देने में भी बहुत मजा आता था, अच्छे जवाब देते थे। तो जब उनसे पूछा कि सबसे पहला साइंसदान, तो मुस्कुरा के कहा कि बच्चा। बड़ा मासूम सा जवाब और बहुत मुकम्मल जवाब जी। तो ये हर दिल अजीज शख्सियत, हिंदुस्तान में कोई भी आदमी किसी भी कारोबार से मुंसलिक हो, सियासी हो, समाजी हो, घरेलू हो, कलाम साहब को हर शख्स ने प्यार किया और वही सारी ज़िंदगी एहसन खान साहब ने इसमें कलम बंद किया। अब एक और सवाल ये कि एक साइंसदान की हैसियत से कलाम साहब के काम और उनका मिशन, इस पर हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए आप। मैं इस किताब से बात हो रही है तो इस किताब के हवाले से एहसन खान साहब ने 4 लाइनें लिखी, 5 लाइनें उनकी मैं पढ़ देता हूँ। जी जी। डॉक्टर कलाम की ज़िंदगी में आराम के लिए भी कुछ वक्त होता था और उस जो कुछ वक्त यहाँ इस्तेमाल किया उन्होंने कि कुछ वक्त होता था और उस कुछ वक्त के बाद ही जो उन्होंने काम किए हैं बड़े लाजवाल काम हैं कि वो एक पक्के कौम परस्त, बेतकान मुसन्निफ, बेमिसाल मुहर्रिक और यकता व यगाना रोजगार रहनुमाए कौम थे। वो एक औसत दर्जे के घराने से ताल्लुक़ रखते थे, फिर भी उन्होंने तमाम तर दिक्कतों के बावजूद तालीम व सख्त मेहनत के बलबूते पर बुलंदियाँ हासिल की। अगर कोई कलाम साहब की ज़िंदगी से थोड़ा सा भी सबक हासिल कर ले तो वो कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँच सकता है। 8 साल तक शोबा साइंस और टेक्नोलॉजी के तहत टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड एस्टिमेट काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने मुल्क को टेक्नोलॉजी का विज़न दिया जो 2020 तक के लिए अता किया था। ये विज़न 500 माहिरीन और मुख्तलिफ शोबों के 5000 साइंसदानों और तकनीकी माहिरीन की अंतिक मसाई पर मबनी था। एक फ़ाल टीम की सरगर्मियों का समरा था और उसी के बतन से इंडिया मिलेनियम मिशन IIM 2020 की तश्कील हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। तो ये था प्रोग्राम का पहला हिस्सा। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब, जहां हम एक हिंदी किताब पर गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे।
प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जिस हिंदी किताब पर हम गुफ्तगू करेंगे उसका नाम है शिमला। रचना गुप्ता इसकी लेखिका हैं और इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे बेहद ही ख़ास मेहमान ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी। आप कवि हैं, साहित्यकार हैं, आपके कई किताबें मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं। आपका कई निबंध संग्रह, कई अनुवाद किए हैं आपने अंग्रेज़ी के उपन्यासों की, और आप साहित्य अकादमी के पूर्व उपसचिव भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, खैर मकदम आपका प्रोग्राम में। सर, शिमला जो एक समझिए कि शोध है एक शहर पे, उसकी पूरे इतिहास पे, जैसा कि मैंने पढ़ा और मुझे लगा इस किताब के विषय में, इसके उपयोगिता के विषय में आप संक्षेप से हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा कि आपने कहा, रचना गुप्ता की ये किताब है। जी जी। और रचना गुप्ता जी पूर्व में पेशे से पत्रकार रही हैं। जी जी। और कई समाचार पत्रों में, जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस, जागरण आदि में संवाददाता के पद पर भी रही और संपादन का भी काम वहाँ करती रही। और क्योंकि इनकी परवरिश शिमला में ही हुई, अच्छा जी, इसलिए अपने जन्म स्थान से जो इनका लगाव है वो स्वाभाविक है। जी जी। तो मुझे लगता है कि संवाददाता रहने के दौरान ही जो तमाम खबरों के लिए, रिपोर्टिंग के लिए वो जगह जगह शिमला में जाती थी, तो उन्हें लगा होगा कि एक मुकम्मल किताब शिमला पर आनी चाहिए। और ये बहुत ही उनके गहन शोध और मैं कहूँगा एक इतिहास दृष्टि इसमें है। सामान्यतः इस तरह की जो किताबें होती हैं किसी शहर पर केंद्रित, वो आमतौर पर सामान्य पर्यटकों के लिए होती हैं कि उनको वहाँ जानकारी मिल जाए कि कैसे वहाँ पहुँचा जाए, होटल्स कैसे हैं। लेकिन ये इस तरह की किताब नहीं है, एक किताब गंभीर पाठकों के लिए एकदम शोध है सर। शोध है जी। कैसे शिमला शहर बना पूरी 2 शताब्दी के अंदर, क्योंकि शिमला बहुत पुराना शहर नहीं है। इसका 2 शताब्दी पहले इसकी खोज हुई, और जब खोज हुई ब्रिटिशर्स द्वारा, तो शिमला उस समय कोई गांव भी नहीं था। जी। बताते हैं कि उस समय मात्र जो जाखू पहाड़ी है वहाँ पर एक झोपड़ी हुआ करती थी, और कोई फ़कीर साधु वहाँ पर रहता था जो आने जाने वाले राहगीरों को जो यदा कदा वहाँ पहुँचते थे उनको पानी पिलाया करता था। बाद में ब्रिटिश रेजिमेंट वहाँ पहुँची, खास करके जब उनकी गोरखों से लड़ाई हुई जी, तो ब्रिटिश रेजिमेंट उधर उनका मुकाबला करने के लिए गई, तो उन्होंने इस स्थान पर अपना डेरा डाला। फिर वहाँ पर ब्रिटिश आर्मी के बड़े अधिकारियों का आना शुरू हुआ और उनको ये स्थान पसंद आया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ठंडे स्थान में रहे हैं, उन्हें ये अपना जैसा लगा। बिल्कुल अपने जैसा लगा, और उनको मैदानी स्थान में रहना गर्मी में बड़ा नागवार गुजरता था। तो फिर धीरे धीरे इस तरह इस स्थान की चर्चा ब्रिटेन के बड़े अधिकारियों में हुई और लोग देखने के लिए आने लगे। कुछ इस पर फोटोग्राफ्स भी जिन लोगों ने भेजे, और इस तरह धीरे धीरे फिर कुछ सेना के बड़े अधिकारी आए और उन्होंने अपने रहने के लिए कुछ ज़मीन ली, भवन बनाए, और इस तरह यहाँ आना शुरू हुआ। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वायसराय को भी यहाँ पर निमंत्रण दिया गया तत्कालीन 1850 के आसपास। तो वायसराय आए। पहले जो वायसराय आए उन्हें बहुत पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में जो वायसराय आए तो उन्हें यह स्थान अच्छा लगा, और फिर उनके रहने के लिए यह स्थान बना। और बाद में जैसा हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने इसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में बनाया जी, चुना, और फिर यहाँ से प्रशासन का सारा काम शुरू हुआ। और जब एक बार ये शहर बसा, भवन बनने लगे, सड़कों का काम शुरू हुआ, तो धीरे धीरे इसका विकास होने लगा और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे विकसित होने लगा। सर, इस पुस्तक में इस शहर के नामकरण का भी एक बड़ा रोचक जी वर्णन है, उस पर कुछ प्रकाश डालिए सर।
कई इसमें हैं। एक तो कहा जाता है कि जो श्यामला माता हैं, जी। जो देवी हैं, उनके नाम पर पड़ा। दूसरा कहते हैं कि श्यामालय करके, उससे इसके नाम की उत्पत्ति हुई और वही बिगड़ते बिगड़ते शिमला हो गया। जी जी। और अंग्रेज शिमला का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते थे, शिमला कहते थे। इसलिए अंग्रेजी में आप इसकी स्पेलिंग देखें तो SIMLA जी जी जी। जो अभी तक चला आ रहा है। जी जी जी। तो इस तरह से इसका शिमला नाम पड़ा। लेकिन इसका वास्तविक विकास तब हुआ जब हिंदुस्तान तिब्बत रोड बनी। क्योंकि आवागमन के साधन उस दौर में नहीं थे। जब थे तो सारा आवागमन बिल्कुल खच्चरों पर या इस तरह के उससे होता था। भवन बनाना भी बहुत कठिन था, सामग्री लानी, ऊपर चढ़ाना बहुत मुश्किल काम था। और उस समय साधन भी जो थे वो हाथ से चलने वाले रिक्शे हुआ करते थे शुरू में। और बताते हैं कि उसको 4 लोग चलाते थे, 2 आगे रहते थे, 2 पीछे रहते थे, एक साथ में चलता था घंटी बजाते हुए। बाद में फिर थोड़ा और विकास हुआ आगे चल करके, तो तांगे और बग्घी जैसी चीज़ें आई। लेकिन वो आम आदमी के लिए नहीं थी, वो अंग्रेज़ अफसरों के लिए ही थी, क्योंकि वो बहुत महंगी पड़ती थी। उस समय एक बग्घी की कीमत बताते हैं कि 750 रुपये थी, जो कि जिस कीमत में, आज की कीमत में एक ऑडी या फेरारी जैसी गाड़ी आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उस समय था। फिर इसका एक राजनीतिक महत्व भी ये हुआ। एक तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी तो सारे फैसले यहीं से होने लगे। और स्वतंत्रता आंदोलन उस दौर में शुरू हुआ, हम जानते हैं जैसे। तो महात्मा गांधी का भी आगमन इस शहर में हुआ। पहली बार वो 1920 में आए, इस शहर में आए। और वो आने के लिए वो उस समय तक कालका से शिमला तक रेलगाड़ी आ गई थी। वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर चर्चा की जा सकती है और बड़ी चर्चा होती है, क्योंकि उसको बनाने का जो काम था वो बहुत मुश्किल काम था। क्योंकि सारी पहाड़ी चट्टानें थी और पहाड़ के ऊपर बनाना संभव नहीं था। पहले भी जो वहाँ पर शिमला में आवागमन के साधन बने थे तो कुछ सुरंगों के माध्यम से टनल्स बने थे। तो इंजीनियरों ने विचार विमर्श किया कि टनल्स के द्वारा ही इस रेलगाड़ी को ले जाया जा सकता है, ऊंचाई पर नहीं। तो ये काम शुरू हुआ इंजीनियर्स से, और उसमें बड़ोक तक वो लाइन बन आ गई थी। और बड़ोक का नाम भी एक वहाँ के इंजीनियर थे, मिस्टर बरोक, उनके नाम पर ही पड़ा। तो बरोक साहब बड़े इंजीनियर थे, लेकिन वो भी उस मिशन में आगे उसको ले जाने में फेल रहे। उन्होंने योजना ये बनाई कि दोनों तरफ से सुरंग खोदी जाए, और उनका ये था कि दोनों आकर के एक पॉइंट पर मिल जाएंगी। लेकिन जब दोनों आई तो पता चला कि उन दोनों सुरंगों के बीच में, इधर से आने वाली उधर से आने वाली सुरंग के बीच में 200 मीटर की दूरी रह गई है। तो अंग्रेज सरकार बहुत नाराज हुई और उन पर 1 रुपये का जुर्माना उस दौर में किया। जुर्माना कोई बात नहीं, लेकिन वो अपमान इतना बड़ा था कि वो इसे सह नहीं पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली रिवॉल्वर से। अच्छा। पहले अपने कुत्ते को गोली मारी, फिर खुद मार के हो गई। तो इस काम में जो सहायक बना वहाँ का एक अपढ़ आदमी, जिसे भलकू राम कहते हैं, बाबा भलकू के नाम से, जिससे बड़ी प्रतिष्ठा है वहाँ पर। उसके नाम पर म्यूजियम भी बना हुआ है। वो आदमी ऐसा था जिसको पहाड़ के एक एक चोटी का ज्ञान था, और उसने जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड बन रही थी उसमें भी बड़ी भूमिका निभाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप स्टूडियो में आए और इतनी ज्ञानपरक बातें हमारे और आपके बीच हुई। तो चलते हैं नाज़रीन इसी के साथ प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब, जिसमें हम सागर खयामी के हयात और उनकी तख्लीक़ात को जानेंगे। नाम सागर खयामी, असली नाम रशीदुल हसन, पैदाइश 7 जून 1936 लखनऊ उत्तर प्रदेश, वफात 18 जून सन 2008। मुद्दत हुई है बिछड़े हुए अपने आप से, देखा जो आज तुमको
तो हम याद आ गए। सागर खयामी का शुमार तंज़ो मिज़ाह के मुमताज़ तरीन शायरों में होता है। उनकी पैदाइश 7 जून 1936 को लखनऊ के एक इल्मी और तहजीबी घराने में हुई। पुराने लखनऊ का यह घराना अपनी तहजीबी पासदारियों और अपनी अदबी और इल्मी सरगर्मियों के लिए मारूफ था। सागर खयामी के दादा, उनके वालिद और उनके भाई सब शायरी करते थे। सागर ने इब्तिदा में गज़ल की रिवायती किस्म की शायरी की, लेकिन अपने भाई नाज़िर खयामी जो तंज़ो मिज़ाह के एक अच्छे शायर थे, उनके असर से तंज़ो मिज़ाह की शायरी की तरफ आ गए। सागर की इब्तिदाई तालीम अरबी व फारसी से हुई। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी की तालीम हासिल की और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के गैर तदरीसी अमले से वाबस्ता हो गए। सागर के शेरी मजमुए अंडर क्रीज और पसे रोशनी, कहक़ो की बारात कुछ वहाँ के लिए बहुत मकबूल हुए। नज़्म वनडे के चंद शेर मुलाहिजा फरमाएं। टीवी पे चल गया है क्रिकेट का जो चलन, हर शख्स महवे दीद है, दुल्हा हो या दुल्हन। एक मौलवी से पूछा जो हूरों का बागपन, दाढ़ी खुजा के बोले कि 100 for 1। सागर हमारे इस महज़्ज़ब माशरे की मुनाफिकतों को बहुत चालाकी से तंज का निशाना बनाते हैं। गालिब को मरकज में रखकर कही गई सागर की नज़में बहुत मकबूल हुई। गालिब अपार्टमेंट, गालिब दिल्ली में आज भी बहुत दिलचस्पी से पढ़ी और सुनी जाती हैं। सागर मुशायरों में भी अपनी ही एक लय में कलाम पढ़ते थे। 19 जून सन 2008 को मुंबई में उनका इंतकाल हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम किताब कायनात का यह शुमारा यहीं ख़त्म होता है। मुझे मुस्तहसन रिज़वी और प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।